नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 6 फरवरी 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्क रेखा भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, आपने भूगोल का अगर अध्ययन किया होगा तो जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये तो आपको पता ही होगा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। तो इस तरह के भी प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में अक्सर आ जाया करते हैं कि विषुवत रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं या किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। इसी तरह से 23.5 नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। और यह सब क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। इसी तरह से 23.5 साउथ, इसे मकर रेखा कहा जाता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारा भारत चूंकि मध्य भाग से ही कर्क रेखा गुजरती है भारत के, तो उसमें कौन कौन से राज्य आएंगे? तो इनको अगर आप मैपिंग किए होंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं ना, गुजरात है। तो गुजरात थोड़ा सा राजस्थान है, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम है। तो अब देखिए, जिन राज्यों के नाम हमने लिए, क्या वह राज्य इसमें है? तो गुजरात भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा भी है, पश्चिम बंगाल, सिर्फ मणिपुर नहीं है। तो अतः उत्तर इसमें क्या होगा? 1, 2, 3, 5 एंड 6। तो 1, 2, 3, 5 एंड 6 किसमें है? आंसर होगा सी। तो इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन ऑन खावदा साइड ऑफ न्यू रोड। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग फ्रॉम हियर। तो अब ये देखिए, गुजरात के कुछ शहर हैं जैसे जसदान, कालिंजर, राजस्थान, मध्य प्रदेश में शाजापुर, छत्तीसगढ़ में सोनाहाट, ये सब एकदम नजदीक हैं। अब इसी तरह से और भी प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में आ सकते हैं, जैसे कि इनकी राजधानियां कौन सबसे निकट है कर्क रेखा के, कौन कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो इस तरह से 2-3 प्रकार से प्रश्न इसमें बनते हैं, तो इन्हें जरूर देखें। जैसे गुजरात की राजधानी, राजस्थान की राजधानी, तो सबसे उत्तर में होगा राजस्थान की राजधानी। तो यह आप देख सकते हैं। इसी तरह से कोलकाता, अगरतला, आइजोल, तो कर्क रेखा के उत्तर में ही यह सब पड़ेंगे। कौन? अगरतला भी और मिजोरम की राजधानी आइजोल भी। और इसी तरह से कोलकाता भी क्या है? 22 डिग्री 34, तो यह कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में कौन कौन सी राजधानियां हैं? तो ये हो गया कोलकाता और छत्तीसगढ़ की रायपुर, इसी तरह से भोपाल और गांधीनगर, तो ये सब दक्षिण में है। और सबसे सन्निकट अगर कोई है तो रांची है, 23 डिग्री 23 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी यह कह सकते हैं कि यह भी दक्षिण में ही है। तो उत्तर और दक्षिण इस तरह से 3-4 प्रकार से इनको पढ़ने का कोशिश करिएगा। अब बढ़ते हैं धौलावीरा के संबंध में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सिंधु सभ्यता का स्थल है, इससे भी संबंधित खबर आई हुई है। तो यह भी धौलावीरा भी कर्क रेखा पर ही स्थित है। यह कथन एकदम सत्य है। यह कच्छ के विशाल रण में स्थित कच्छ मरुभूमि वन्यजीव अभ्यारण्य खादिर बेट द्वीप। तो आप अगर मानचित्र में देखिएगा तो रन ऑफ कच्छ में यहाँ पंचम, खादिर, बेला, यह 3 आइलैंड हैं। तो यह खादिर द्वीप में अवस्थित है। यह भी कथन एकदम सत्य है। यह यूनेस्को विश्व विरासत टैग प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। हालांकि मोहनजोदड़ो हो चुका है इससे पहले, लेकिन मोहनजोदड़ो क्या है? वह पाकिस्तान में अवस्थित है। तो धौलावीरा इज द 40th साइट फ्रॉम इंडिया टू गेट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को यहां पर क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक
शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। तो इस तरह से 40वां क्या हुआ, यह धौलावीरा। और इसके अलावा जो हड़प्पन साइट हैं गुजरात में, जैसे आप देख सकते हैं लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा है, यहाँ चावल की भूसी के अवशेष पाए गए। इसी तरह से रंगपुर भी है, इसी तरह से रोजदी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है धौलावीरा, और इसकी खोज जगपत जोशी द्वारा की गई थी। और यह 40वां स्थल है यूनेस्को विश्व धरोहर में मान्यता प्राप्त करने वाला। तो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है, और यह कर्क रेखा पर स्थित है। ये सारे कथन इसमें मिल रहे हैं। तो गुजरात में धौलावीरा के अलावा अन्य 3 यूनेस्को जो विश्व धरोहर हैं वह अहमदाबाद शहर, रानी की वाव पाटन में, और चांपानेर तथा पावागढ़ ही है। तो इस तरह से इसमें उत्तर क्या होगा, तीनों सही होगा। अतः आंसर क्या हुआ, डी हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्नलिखित में से किस समझौते सम्मेलन को बर्न एंड पेरिस प्लस समझौते के रूप में वर्णित किया जाता है? कानकुन समझौता है, बेसल सम्मेलन है, या ट्रिप्स समझौता? तो दोस्तों यह ट्रिप्स समझौते से संबंधित है। और यह ट्रिप्स समझौता क्या है, तो यह कह सकते हैं इसका प्रवर्तन 1995 में। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट दिया हुआ है, द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ए बर्न एंड पेरिस प्लस एग्रीमेंट। तो इसीलिए यह प्रश्न आया हुआ है। तो ट्रिप्स समझौता क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू पर बना यह समझौता एक महत्वपूर्ण और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो WTO के सदस्य देश स्वतः ही इस समझौते में शामिल समझे जाते हैं, और यह 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों को इसे मानना अनिवार्य है। तो इससे संबंधित जो खबर आई हुई है, तो इसमें यही दिया हुआ है कि भारत यानी इंडिया WTO में पेटेंट माफी योजना से भारत के बाहर होने का जोखिम हो सकता है। यानी सूत्रों का यही कहना है कि जिनेवा में जो बातचीत है महत्वपूर्ण और संवेदनशील यानी क्रिटिकल एंड सेंसिटिव, यह संवेदनशील चरण में है। तो भारत को विश्व व्यापार संगठन वार्ता में सह लेखक के प्रस्ताव से बाहर होने का जोखिम है। 2020 में मुख्य रूप से पश्चिमी देशों द्वारा टीके, चिकित्सीय और बौद्धिक संपदा अधिकारों को अस्थायी रूप से माफ करने के लिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यह चर्चा की गई थी। तो जिनेवा हेल्थ फाइल स्विट्जरलैंड स्थित एक न्यूज़लेटर पोर्टल जो बौद्धिक संपदा के विकास पर नजर रखता है, उसने पहली बार रिपोर्ट किया है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों का एक छोटा समूह भारत और चीन में दवा निर्माताओं को बाहर करने के लिए सुझावों पर चर्चा कर रहा है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, जिसे इक्री सेट कहते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? तो इक्री सेट एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। यह कथन एकदम सत्य है। इसका मुख्यालय हैदराबाद यानी यह पत्तन चेरू में है, यह भी कथन सत्य है। इक्री सेट ने 2013 में स्मार्ट फूड पहल भी शुरुआत की थी, यह भी कथन एकदम सत्य है। तो यह PIB में आई हुई खबर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैदराबाद के पत्तन चेरू में इक्री सेट की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। तो यह अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान जो इक्री सेट है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है, और इसका मुख्यालय तेलंगाना के पत्तन चेरू या हैदराबाद के पास ही है। और अपनी स्थापना के बाद से ही मेजबान देश भारत ने इक्री सेट को एक संयुक्त राष्ट्र संगठन के रूप में एक विशेष दर्जा दिया है, और 2013 में स्मार्ट फूड इनिशिएटिव शुरू किया गया था इसी के द्वारा ही। और इसका उद्देश्य है कि बाजरा, ज्वार, फलियों की खपत को बढ़ावा देना जो पोषण, पर्यावरण और किसान कल्याण पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर, जो कि 2021 में ही आया हुआ था। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो ब्राह्मणी, नागावली,
और सुवर्णरेखा, वंशधारा। तो इसमें प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो पूर्वी घाट ये है और पश्चिमी घाट ये है। तो अब यहां पर बात की जा रही, चूंकि यह बंगाल की खाड़ी है, अब इसको भी आप मानचित्र के आधार पर देखेंगे कि तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ब्राह्मणी नदी जो है वह पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य की एक सीजनल रिवर है। तो ये राउरकेला के पास शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से ही ब्राह्मणी का निर्माण होता है। तो अब यह सीधे सीधे क्या हो गया कि यानी यह पूर्वी घाट से उत्तर में है, तो ब्राह्मणी तो नहीं होगा, अब इसको काट दीजिए। तो अब देखिए उत्तर यानी ए और डी तो नहीं होगा, बी और सी में से हमको निकालना है। फिर दूसरा है नागावली नदी। तो नागावली नदी को लांगुलिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश की मुख्य नदियों में से एक है, जो ऋषिकुल्या और गोदावरी घाटियों के बीच में है। अब देखिए गोदावरी घाटी यानी गोदावरी घाटी तो पूरी तरह से पूर्वी घाट है, ऋषिकुल्या भी। तो अब जो है यहां से यह क्लियर हो जाता है कि दूसरा सत्य है। तो अब दूसरा सत्य है, तो दूसरा तो ए में भी था, दूसरा बी में भी है और कहीं बी में नहीं है। तो पहले जब ये दोनों कट था तब यहीं से आप उत्तर को पकड़ सकते हैं और आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, हालांकि आपको सबकी जानकारी आवश्यक है। अब सुवर्ण रेखा के बारे में जान लीजिए। तो सुवर्ण रेखा नदी जो है झारखंड के रांची पठार से निकलती है। अब सीधे क्लियर हो गया कि ये पूर्वी घाट से नहीं निकलती है, तो अपने निचले हिस्से में यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा बनाती है। तो तीसरा भी सही नहीं है। तो अब तीसरा भी, अब एक से ही आपको ब्राह्मणी से ही पकड़ में आ गया, तो उत्तर बी हो जाएगा। तो अब तीसरा सही नहीं है यानी सी भी नहीं है। तो अतः आंसर क्या हो गया, बी हो गया। यानी चौथा, दूसरा और चौथा यानी वंशधारा और नागावली यह पूर्वी घाट से निकलती है। तो वंशधारा नदी के बारे में क्या है, तो यह एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जो उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है और पूर्वी घाट यानी उड़ीसा में बहती है और आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा के साथ अंत में कलिंगपट्टनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से चौथा भी सही है। तो इसके बारे में यहां पर हमने दिया है, इसे जरूर देख लीजिएगा। और यहां पर मानचित्र में भी देखिए सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी यह ऊपर है और इसके नीचे ही यह नदियां हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं उड़ीसा के यह दक्षिणी उड़ीसा, तो यहां से कह सकते हैं ना महानदी के मुहाने से शुरू हो जाता है। तो यहां पर यह पूर्वी घाट के अंतर्गत आ जाती है। इसी तरह देखिए वंशधारा और नागावली बेसिन का भी मैंने चित्र दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका संधि की। तो यह भी द हिंदू में आई हुई खबर है कि एंटार्कटिक माइक्रोब्स में हेल्प इन प्लास्टिक क्लीनअप, यानी प्लास्टिक की सफाई में अंटार्कटिक के माइक्रोब्स मदद कर सकते हैं। तो यह अंटार्कटिक संधि यहां पर, चूंकि यह खबर इससे संबंधित है और इसमें अंटार्कटिक संधि में ये देख रहे हैं ना पॉइंट्स जो दिए हैं 10 पॉइंट्स हैं, यानी नो मिलिट्री यूज। तो अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में आपको पता ही होगा कि इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, सफेद महाद्वीप कहते हैं, इसे स्थानांतरणशील महाद्वीप कहते हैं यानी मूवेबल कॉन्टिनेंट कहते हैं, और इसे वैज्ञानिक अनुसंधानों की भूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, जैसे अपने भारत का भी मैत्री, गंगोत्री और अभी जो 2012 में स्थापित किया गया लार्समन की पहाड़ी पर, उसका नाम है भारती। तो यह जो है याद रखेंगे। तो इससे संबंधित जो यह संधि है 1961 में इसे लागू किया गया। हालांकि 1957 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो शुरू में 57-58 में 12 देश इसमें शामिल थे। तो इसके प्रावधान यही है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान या किसी अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए सैन्य परिसंपत्तियों का उपयोग अपवाद के साथ किसी भी सैन्य उपायों के लिए यह नो मिलिट्री यूज दिया है ना। और संधि के प्रावधान क्षेत्र से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में लागू होता है। तो ये सारे पॉइंट हैं, इन्हें जरूर देखिएगा। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।